पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारों के विषय में। उसको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं मुख्य कार्यपालिका के रूप में। तो बहुत से विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान करने का उसे अधिकार है, आपने देखा था। और आज हम देखेंगे वैदेशिक संबंधों के संचालन के विषय में उसे क्या अधिकार प्राप्त है और सेना का संचालन उसके द्वारा कैसे किया जाता है। जैसा कि सभी देशों में होता है, वैदेशिक संबंधों के संचालन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है और अमेरिकी कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति का ये अधिकार इस दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका कोई सामान्य राष्ट्र नहीं है, वो दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से उसकी ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन उसके द्वारा कैसे किया जाता है, इस दिशा में क्या कार्य किए जाते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो उसके द्वारा विदेश नीतियों का निर्धारण किया जाता है। किस देश के साथ अमेरिका की कैसी नीति होगी, किसके साथ संधियां की जाएंगी, किसके साथ कौन से समझौते किए जाएंगे, किसके साथ युद्ध की नीति पर चला जाएगा, इन सारी बातों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि आधिकारिक नीति की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति कांग्रेस को समय समय पर संदेश भेजता है, सामान्य संदेश और विशेष संदेश, जिसके माध्यम से वो विदेश नीति के संबंध में अपने विचारों से अवगत कराता है कांग्रेस को और फिर कांग्रेस उन्हें कानूनी रूप प्रदान करती है। अमेरिकी विदेश नीति के बहुत सारे सिद्धांत जो बनाए गए, जैसे मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदेशों के आधार पर ही बनाए गए थे। ट्रूमैन सिद्धांत क्या कहता है कि अमेरिका की विदेश नीति अलगाव के सिद्धांत पर आधारित होगी, तटस्थता के सिद्धांत पर आधारित होगी। यानी अमेरिका दूसरे राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण व्यापार और समझौते तो करेगा, लेकिन उलझन पैदा करने वाली संधियां किसी राष्ट्र के साथ नहीं करेगा। ये उस समय अमेरिका की विदेश नीति थी। हालांकि अब इस विदेश नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। ऐसे ही राष्ट्रपति आइजनहावर ने मिडिल ईस्ट के संबंध में अमेरिका की क्या नीति होगी उसको अपने सिद्धांतों के माध्यम से प्रेजेंट किया था। तो सब मिलाकर विदेश नीति का निर्धारण और उसका क्रियान्वयन ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। दूसरे, वैदेशिक संबंधों के संचालन की दृष्टि से राष्ट्रपति जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करता है वो है दूसरे देशों के साथ संधियां और समझौते करना। हालांकि उसकी ये शक्ति सीनेट द्वारा प्रतिबंधित है, यानी राष्ट्रपति जो भी संधियां करता है दूसरे देशों के साथ, उन संधियों का सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। सीनेट जो अमेरिकी कांग्रेस का दूसरा सदन है, उसको यह अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति जो भी संधियां करे उन संधियों को वो अपने 2/3 बहुमत से अनुमोदित करे। और ऐसा प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप देख चुके हैं कि अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था पर आधारित है। तो सीनेट जो कि एक विधायी संस्था है, वो राष्ट्रपति की शक्तियों को इस अधिकार के माध्यम से नियंत्रित करने में सक्षम हो पाती है। राष्ट्रपति जो भी संधियां करता है वो संधियां तभी मान्य होती हैं जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उन्हें स्वीकार कर ले। तीसरे, राष्ट्रपति के द्वारा
विभिन्न विदेशी राज्यों की सरकारों को मान्यता प्रदान की जाती है। अमेरिका एक महाशक्ति है, इसलिए उसके द्वारा जो नवोदित राष्ट्र दुनिया में सामने आते हैं, उनको मान्यता दिया जाना या ना दिया जाना, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, बहुत बड़ा मायने होता है। और इस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति की ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि इस शक्ति के पीछे संविधान की कोई स्वीकृति नहीं है। यानी संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार रखता है या नहीं रखता है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हर देश का संविधान कुछ प्रथाओं के आधार पर भी विकसित होता है। अमेरिका में ये प्रथा विकसित हुई जिसके अनुसार ये माना गया कि दूसरे देशों को मान्यता प्रदान करना ये एक प्रशासनिक कार्य है। अतः ये निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है कि वो किसी नई सरकार को जो दुनिया में स्थापित हुई है उसे मान्यता दे या ना दे। आप देख चुके हैं, दुनिया का इतिहास जान चुके हैं कि बहुत सारे राष्ट्र अतीत में बड़ी महाशक्तियों के गुलाम रहे हैं, उनके उपनिवेश रहे हैं। धीरे धीरे करके वहां पर क्रांतियों के माध्यम से या अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की गई उन राष्ट्रों के द्वारा। भारत जैसा देश भी विदेशी गुलामी से मुक्त हुआ 1947 में, ब्रिटेन की गुलामी से। ब्रिटेन के अधीन बहुत सारे राष्ट्र थे, वो भी एक एक करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुक्त हुए और दुनिया के मानचित्र में वो एक नए राष्ट्र के रूप में उदित हुए। तो इन राज्यों को मान्यता प्रदान करने का कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे मिडिल ईस्ट में एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा अरब देशों में यहूदियों को लेकर, और अंत में इजराइल राज्य का गठन किया गया यहूदियों के राज्य के रूप में, और इस सरकार को मान्यता प्रदान करने में अमेरिकी प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिका ने 1948 में इसको मान्यता प्रदान की। सोवियत संघ, जो कि दुनिया का पहला साम्यवादी राष्ट्र बना 1917 में, जब वहां साम्यवादी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई। लेकिन चूंकि अमेरिका की विचारधारा सोवियत विचारधारा से भिन्न थी, अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित देश था। अतः अमेरिका ने विचारधारागत संघर्ष के चलते लंबे समय तक सोवियत संघ को मान्यता प्रदान नहीं की, और 1933 में जाकर उसने सोवियत संघ को मान्यता प्रदान की। जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय होने लगा, दुनिया के सामने एक नई चुनौती पेश हुई आधुनिक युग में, तब जाकर अमेरिका ने सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार एशिया में साम्यवाद 1949 में स्थापित हुआ, चीन की साम्यवादी सरकार के रूप में। चीन में भी क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति, माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, और उसके बाद वहां साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। अमेरिका नहीं चाहता था कि एशिया में साम्यवाद का विस्तार हो, इसलिए लंबे समय तक उसने साम्यवादी चीन की सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की। ये मान्यता अंत में जाकर 1971 में उसने प्रदान की। अमेरिका और चीन का जो मतभेद है, जो संघर्ष है, वो पुराना है, विचारधारागत है, और अब तो आर्थिक लड़ाई भी चीन और अमेरिका की आमने सामने से होती है। आजकल के माहौल में, नव उदारवादी युग में, कोविड संकट के समय आप ये लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका के द्वारा हर कदम पर चीन का विरोध किया जा रहा है, और चीन उतनी ही शिद्दत के साथ अमेरिका को चुनौती देने के काम में संलग्न है, चाहे वो सैन्य चुनौती हो या आर्थिक चुनौती हो।
तकनीकी चुनौती हो। तो ये अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति प्रयोग में लाता है और इस अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में, कूटनीति के संचालन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति की ये शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अतिरिक्त वैदेशिक संबंधों के संचालन की दृष्टि से अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशों में जो अमेरिकी नागरिक रहते हैं, प्रवासी अमेरिकी होते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो अमेरिकी नागरिक दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, किसी भी कारण से, चाहे रोजगार की दृष्टि से, चाहे किसी अन्य कारण से, वो उन देशों में सुरक्षित जीवन व्यतीत करें, उनके अधिकारों की रक्षा संभव हो, ये देखना राष्ट्रपति का दायित्व है। वो ये देखता है कि किसी अन्य देश में निवास करते हुए कोई प्रवासी अमेरिकी अगर किसी दुर्व्यवहार का शिकार होता है या उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है या समुद्र में यात्रा करते हुए उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति से सुरक्षा की मांग कर सकता है और राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन विदेशी सरकारों से उन नागरिकों की सुरक्षा की मांग कर सकता है जहां अमेरिकी नागरिक निवास करते हैं। आप आए दिन सुनते होंगे कि आतंकवादी घटना में कोई विदेशी मारा गया, कोई विदेशी नागरिक मारा गया या विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया आतंकवादी समूहों के द्वारा, सांप्रदायिक समूहों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो विदेशी नागरिक अमेरिका का निवासी है तो अमेरिकी नागरिक हस्तक्षेप करता है। वैसे तो सभी सरकारें अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। जहां कहीं भी उनके निवासी, उनके नागरिक निवास करते हैं, उन देशों पर उनकी नजर होती है। इसके लिए वहां का दूतावास सक्रिय होता है, वहां के राजदूत सक्रिय होते हैं और जब कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो हस्तक्षेप करके सरकार के साथ, वहां की सरकार के साथ मध्यस्थता करके, बातचीत करके, कुछ शर्तें लगाकर उन अधिकारों की, उन नागरिकों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। लेकिन अमेरिका इस विषय में बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है अपने नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से। इसके साथ साथ वैदेशिक संबंधों के संचालन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ सैन्य अधिकार भी प्राप्त है और वास्तविकता ये है कि वैदेशिक संबंधों का संचालन बिना सैन्य अधिकारों के संभव नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और सीनेट की सहमति से वो विभिन्न सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। युद्ध के समय बिना किसी की सलाह के, बिना सीनेट की सलाह के वो किसी भी पदाधिकारी को, सैन्य पदाधिकारी को उसके पद से हटा सकता है। शांति के समय किसी भी सैन्य पदाधिकारी को हटाने का कार्य स्वयं सेना के विविध अंग, विविध अधिकारी करते हैं, जिनके कारण राष्ट्रपति का कार्यभार थोड़ा हल्का होता है। लेकिन युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा हो, उस समय किसी सैन्य अधिकारी के विषय में या किसी कार्मिक के विषय में अगर राष्ट्रपति को आभास होता है कि वो सही तरीके से अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, जिससे युद्ध में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसी स्थिति में उन सैन्य अधिकारियों को युद्ध के दौरान पद से हटाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति का है। दूसरे देशों के साथ संबंधों के संचालन में कई बार
युद्ध की नीति पर चलना होता है। हालांकि अमेरिका में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आमतौर पर किसी भी देश में कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो युद्ध की घोषणा कर सके, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन अमेरिका में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। यह अधिकार संविधान कांग्रेस को प्रदान करता है, यानी विधायिका को प्रदान करता है। और ऐसा शायद नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को कारगर बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है। अगर राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा का अधिकार दे दिया जाता तो हो सकता है कि आए दिन राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिकार का प्रयोग करते हुए कई बार निरंकुशता का रुख भी अपना लिया जाता, जो अमेरिका की आंतरिक नीति और विदेश नीति दोनों के लिहाज से उपयुक्त नहीं होता। इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से युद्ध की घोषणा करने का अधिकार संविधान ने कांग्रेस को प्रदान किया है। लेकिन व्यावहारिक स्थिति क्या है कि चूंकि राष्ट्रपति सेना का अध्यक्ष है और सेना के अध्यक्ष के रूप में वो ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है जिनमें कांग्रेस के पास युद्ध की घोषणा करने के अतिरिक्त कोई भी विकल्प शेष न बचे। तो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिससे कांग्रेस युद्ध की घोषणा करने के लिए बाध्य हो जाए। और ऐसा इतिहास में कई बार देखा भी गया है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1941 में जाकर अमेरिका इस महायुद्ध में शामिल हुआ। उससे पहले अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। युद्ध शुरू हो गया था 1939 में ही। 3 वर्षों तक लगभग अमेरिका इससे दूर रहा और इसकी वजह यह थी कि अमेरिका की विदेश नीति अलगाव के सिद्धांत पर आधारित थी कि अमेरिका बिना आवश्यकता के अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में नहीं उलझेगा। इसलिए अमेरिका ने इससे अपनी दूरी बनाए रखी थी। लेकिन उससे पहले अमेरिकी नौसेना ने ब्रिटेन की सहायता करने की दृष्टि से ब्रिटेन के रक्षकों की हैसियत से धमकी के तौर पर जर्मन पनडुब्बियों पर हमले करने के आदेश दे दिए थे और हमले होने भी लगे थे। अमेरिका ये हमला क्यों कर रहा था? क्योंकि यहां पर विचारधारागत सपोर्ट वो मित्र राज्यों को प्रदान करना चाहता था। जो 2 शक्तियां थी द्वितीय विश्व युद्ध में, धुरी राष्ट्रों के रूप में जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, जो साम्राज्यवादी देश थे, जिनकी विचारधारा साम्राज्यवाद की थी, यानी जो दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करने की नीति में विश्वास रखते थे। ऐसे साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देश लड़ रहे थे, क्योंकि इनकी विचारधारा जनतंत्रवादी विचारधारा थी, प्रजातांत्रिक विचारधारा थी। ये राष्ट्र किस विचारधारा में विश्वास रखते थे कि हर राष्ट्र की जनता को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वो अपने यहाँ कैसी शासन व्यवस्था पसंद करती है, किन शासकों को पसंद करती है, उसे आत्मनिर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। तो अमेरिका भी विचारधारागत दृष्टि से इन राष्ट्रों का समर्थक था, क्योंकि उसकी विचारधारा भी प्रजातांत्रिक विचारधारा थी, उसकी राजनीतिक व्यवस्था भी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था थी। तो इसलिए उसने शुरू में अप्रत्यक्ष ढंग से मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान की, और जब देखा कि जर्मनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो समुद्र में उसने उसकी पनडुब्बियों पर हमले करने भी प्रारंभ कर दिए थे। ये हमले इतने बढ़ गए कि बाद में विवश होकर कांग्रेस को अमेरिका की तरफ से युद्ध की घोषणा करनी पड़ी।
ऐसा ही हम देखते हैं 90 के दशक में 1991 में राष्ट्रपति बुश ने संयुक्त राष्ट्र संघ से आदेश लेकर 26 राष्ट्रों की सेना एकत्रित की और इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिस युद्ध के माध्यम से कुवैत को स्वतंत्र कराया गया। 1941 में तो अमेरिका एक महाशक्ति नहीं था, लेकिन 1991 में सॉरी वो एक सुस्थापित महाशक्ति था और एकमात्र महाशक्ति बन गया था शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा के बाद। लिहाजा वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उसका वर्चस्व था और उसकी सेना का नेतृत्व करते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना का नेतृत्व करते हुए अमेरिका ने इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को इतना पावर है, व्यवहारता, कि भले ही संविधान ने उसे युद्ध की घोषणा करने का अधिकार नहीं दिया है, कांग्रेस को यह अधिकार दिया है, लेकिन वो ये परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिन परिस्थितियों में युद्ध की घोषणा करना कांग्रेस की विवशता बन जाती है। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इन शक्तियों के संदर्भ में ये कहा था कि आज के संदर्भ में जबकि महाशक्तियों के लिए युद्ध इतने सुलभ हो गए हैं, हथियार इतने विनाशकारी हैं कि विजय एक संदिग्ध अर्थ वाला पद बनकर रह जाता है, सोचना सरल है। प्राथमिक रूप से सैन्य शक्ति वह आधार है जिस पर कूटनीति टिकी रह सकती है। तो राष्ट्रपति को जो सैन्य अधिकार प्राप्त है वो उसके वैदेशिक संबंधों के संचालन की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसके अलावा कार्यकारी अधिकारों की दृष्टि से अगर हम राष्ट्रपति के अधिकारों को देखते हैं, वो विभिन्न प्रशासनिक संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार भी रखता है। वो देश की मुख्य कार्यपालिका है और मुख्य कार्यपालिका के रूप में पूरे देश में कानूनों का क्रियान्वयन करना, व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है और इस कार्य को वो अकेले नहीं संपन्न कर सकता। उसके इस कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए कई प्रशासनिक संस्थानों की स्थापना अमेरिका में की गई है, जैसा कि सभी देशों में की जाती है। तो ये जो प्रशासनिक विभाग हैं, इनकी संरचना और इनके शक्तियों का निर्णय यद्यपि कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस ने कानून बनाकर विभिन्न प्रशासनिक विभागों की पुनर्रचना, उनके पुनर्गठन, उनकी शक्तियों के निर्धारण का अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आपने देखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का एक स्रोत कानून भी है, जो कानून कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस संबंध में भी कांग्रेस ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को ही अधिकार सौंप दिया है कि वही देश में विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं का गठन करेगा, उनका पुनर्गठन करेगा, उन संस्थाओं को उनके अधिकार प्रदान करेगा। और वो केवल इन संस्थाओं का गठन ही नहीं करता, इनको शक्तियां ही प्रदान नहीं करता, बल्कि ये भी देखता है कि ये विभिन्न संस्थान अपने प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभिन्न स्तरों पर जिन विभिन्न प्रशासनिक संस्थानों को सौंपी गई है, वो उस दिशा में ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। और इसके लिए वो विभिन्न विभागों के कार्यों में समायोजन स्थापित करता है। कोई विभाग दूसरे विभाग से भिन्न नीति अपनाकर भिन्न दिशा में न चला जाए, इसके लिए राष्ट्रपति विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, उनका समायोजन करता है। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा जो नीतियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उन नीतियों का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और वो ही इन संगठनों का विस्तार भी करता है। तो प्रशासन पूरी तरह किसके अधीन है? राष्ट्रपति के अधीन है।
अमेरिकी प्रशासन का अध्यक्ष मुख्य कार्यपालिका के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति है और विभिन्न प्रशासनिक संस्थानों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनका पुनर्गठन करना, उनकी शक्तियों का निर्धारण करना, ये व्यवहारतः राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बन गई है। तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यपालिकीय अधिकार जो व्यापक रूप में उसे प्राप्त है। अब हम देखेंगे कि उसको कौन से विधायी अधिकार प्राप्त हैं। यद्यपि राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक है, संविधान ने उसे कार्यपालिकीय शक्तियां दी हैं और शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था होने के नाते वहां पर सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनका गठन स्वतंत्र तरीके से होता है और वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति को विधायी अधिकार कौन से प्राप्त हो गए, क्यों प्राप्त हो गए? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को भी विधायिका को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में तो हम ये देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं और कार्यपालिका का अस्तित्व ही विधायिका के विश्वास पर निर्भर करता है। संसद जब तक मंत्रिमंडल में विश्वास रखती है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए वहां पर हर अंग का दूसरे अंग पर नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। इस दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति को जो विधायी अधिकार प्राप्त हैं, जो विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इन अधिकारों के माध्यम से वो कांग्रेस को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कानून निर्माण के क्षेत्र में उसके द्वारा विधायिका का यानी कांग्रेस का नेतृत्व किया जाता है। सभी देशों में ये नेतृत्व कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी अमेरिका में कानून बनाने के क्षेत्र में कांग्रेस का दिशा निर्देशन करता है। हालांकि संविधान की दृष्टि से कांग्रेस कानून बनाने में स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रपति को समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बुलाता, जैसा भारत में या ब्रिटेन में राष्ट्रपति के द्वारा या ब्रिटेन में राजा के द्वारा संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वैसा कोई अधिवेशन नहीं बुलाता। अमेरिकी कांग्रेस अपना अधिवेशन खुद बुलाती है और खुद स्थगित करती है। राष्ट्रपति को उसे बुलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति समय समय पर कांग्रेस को संदेश भेजता है। कुछ सामान्य संदेश होते हैं, कुछ विशेष संदेश होते हैं। इन संदेशों में राष्ट्रपति ये कहता है कि देश को मौजूदा समय में किन कानूनों की जरूरत है, किन कानूनों की आवश्यकता है। कांग्रेस को कानून का प्रारूप तैयार करते समय उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अपने संदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी इच्छा को जाहिर करता है और वो इच्छा सामान्य रूप से जन इच्छा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति भी जनता का प्रतिनिधि है। भले ही उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में वो कांग्रेस को अपनी इच्छा से, जनता की इच्छा से, आकांक्षा से अवगत कराता है। कांग्रेस इन संदेशों को माने या ना माने ये उसकी इच्छा पर निर्भर होता है, लेकिन व्यावहारिक स्थिति ये है कि कांग्रेस राष्ट्रपति के
द्वारा भेजे गए इन संदेशों को महत्व प्रदान करती है और उसके अनुरूप ही कानून का प्रारूप तैयार करती है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस इन संदेशों की उपेक्षा भी कर देती है, कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जनमत को जागृत करके, जनता का समर्थन हासिल करके कि देखिए हमने इन मुद्दों पर कानून बनाने के लिए कांग्रेस को संदेश भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने इन संदेशों की अवहेलना की, जनता से समर्थन की मांग कर सकता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि होते हैं, खासतौर से जो प्रतिनिधि सभा है उसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी जनता में अपनी छवि खराब होने का डर होता है, जिसका दुष्परिणाम उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। हो सकता है अगले इलेक्शन में जनता उन्हें चुनकर न भेजे। इस डर से वो जनता की इच्छा को महत्व देते हैं और राष्ट्रपति द्वारा जो जनमत जागृत किया जाता है विभिन्न विषयों पर, उससे भी वो डरते हैं, वो नियंत्रित होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के संदेशों को महत्व प्रदान करती है कांग्रेस। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है वो है निषेधाधिकार, जिसका मतलब है कि कांग्रेस जिन विधेयकों को पारित करती है वो विधेयक कानून का रूप तभी लेते हैं जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देता है। सभी देशों में कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त होता है कि उनके हस्ताक्षर से ही कोई कानून अंतिम रूप प्राप्त करता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि या कोई की गई नियुक्ति सीनेट के अनुमोदन के बाद मान्य होती है, वैसे ही कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब राष्ट्रपति के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो उन विधेयकों पर वो हस्ताक्षर कर दे, जैसा अक्सर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन कई बार राष्ट्रपति उन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है। ये होता है उसका सामान्य निषेधाधिकार। अगर राष्ट्रपति के सामने रखा गया कोई विधेयक और उसने उसमें कमियां बताते हुए उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो वो विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकेगा। आमतौर पर राष्ट्रपति को 10 दिन का समय दिया जाता है विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए। 10 दिन का समय वो लेता है, विचार विमर्श के बाद या तो हस्ताक्षर के साथ लौटाता है या फिर बिना हस्ताक्षर के कांग्रेस को वापस कर देता है। इसका मतलब होता है कि उसने कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो होता है वो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्यों कहलाता है ये? इसलिए क्योंकि जो कोई विधेयक कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिनों में पारित किया जाता है उसके द्वारा और 10 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाता है, उस 10 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति वापस नहीं करता है, ना हाँ करता है ना करता है, चुपचाप उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक अपने आप ही समाप्त समझ लिया जाता है। पॉकेट में रखने के कारण यानी उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दिए बिना चुपचाप अपने पास सुरक्षित रख लेने के कारण इस निषेधाधिकार को, इस वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं। तो एक तो सामान्य निषेधाधिकार होता है और दूसरा पॉकेट वीटो होता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति विधायी कार्यों को नियंत्रित करता है, कांग्रेस को नियंत्रित करता है। ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ऐसे थे जिनके द्वारा 371 बार
सामान्य वीटो का प्रयोग किया गया और 260 बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। तो ये वीटो पावर राष्ट्रपति के हाथों में एक बहुत बड़ा अधिकार है। यद्यपि राष्ट्रपति एक कार्यपालक है, कार्यपालिकीय शक्तियां उसमें होनी चाहिए, लेकिन उसे विधायी अधिकार विधायिका को नियंत्रित करने के लिए दिए गए हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये थे राष्ट्रपति के कार्यकारी और विधायी अधिकार।